हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है डीएनए रेप्लिकेशन पर। तो आज हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस में उनकी केमिस्ट्री देखेंगे, डीएनए सिंथेसिस की। फर्स्टली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें केमिस्ट्री मीन्स क्या है कि उसमें जो जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं उनकी केमिस्ट्री कैसी है, कि वो किस तरह से रेप्लिकेशंस में हेल्प करते हैं और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कैसे पॉलीमराइज करते हैं डीएनए का। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपीस, डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, डीएनटीपीस की का यूज होता है। डीएनटीपीस क्या होता है? डीएनटीपीस जो होता है नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें इसको, मैं अगर आपको अगर मैं आपको समझाऊँ तो फर्स्टली क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस से क्या होता है, इसमें एक शुगर अटैच होती है। शुगर अटैच होती है और इस शुगर से जो 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट, है ना, नाइट्रोजन बेस ट्राइफॉस्फेट, है ना। जो डीएनटीपी जो होता है इन्हीं का पॉलीमराइजेशन होता है और ये पॉलीमराइज होकर राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब पॉलीमराइज होकर न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन का काम करता है। न्यूक्लियोटाइड की चेन का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो ये 2 स्टेप में है प्रोसेसिंग। देन फर्स्ट अगर हम बात करें तो न्यू सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर ऑफ 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट ट्राइफॉस्फेट डी जीटीपी, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे पॉलीमराइजेशन होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीमराइजेशन होता है। मैंने आपको एक लेक्चर जो बनाया था मैंने इसके पहले डीएनए पर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए के कैसे स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, इसके जो बेस पेयरिंग होती है, कैसे बेस पेयरिंग होती है, वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में पूरी कंप्लीट कराई है। तो मैं उस लेक्चर की लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप फर्स्टली वो लेक्चर देख लें मेरा वाला, जिससे कि आपको डीएनए का पॉलीमराइजेशन सारा सब कुछ इजीली, इसकी केमिस्ट्री जो है इजीली समझ में आए। क्योंकि क्या होता है कि हर एग्जाम्स के अंदर इतने डिटेल में इसी केमिस्ट्री से ही क्वेश्चंस पूछते हैं डीएनए की। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें इसकी वाली, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि एडिशन होता है। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास, इनका एडिशन। एंड देन सेकेंड जो स्टेप हम देखें, अगर सेकेंड स्टेप की, देन एसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड एज द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, है ना। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, जो एडिशन हमारे पास करता है, ये एडिशन कौन करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज एडिशन करता है। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये किसके स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है डीएनए डबल स्ट्रैंड के। तो डबल स्ट्रैंड के डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास तभी बाइंड होगा जब हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या होता है, प्राइमर अटैच होता है। तो डीएनए, अगर हम पॉलीमरेज की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये प्राइमर डिपेंडेंट होता है। प्राइमर डिपेंडेंट होता है ना, प्राइमर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें सारी, तो टेम्पलेट प्रोवाइड द सिंगल स्टैंडर्ड डेट डायरेक्ट एडिशन ऑफ द ईच कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम टेम्पलेट की इसकी वाले अपने सॉरी टेम्पलेट बोल रहा हूँ मैं, इसके प्राइमर की अगर बात करूँ तो प्राइमर जो होता है, प्राइमरी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के। अबे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे फॉर्म हुआ? फर्स्टली क्या होता है, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मैं आपको एक रफ पर समझा देता हूँ अच्छे से। जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए जो होता है हेलिकेस एंजाइम,
हेलिकेज एंजाइम के थ्रू डीएनए जो होता है ये 2 स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है, एंड ये जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है हमारे पास, ये सेपरेटेड होती है, एंड आफ्टर सेपरेशन क्या होता है, यहाँ पर प्राइमर आके अटैच होता है। अब प्राइमर कौन अटैच करता है, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम जो होता है प्राइमर का एडिशन कराता है, एंड जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास एक मेन एंजाइम है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन का। तो इसको मेन एंजाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, कि जो भी डीएनटीपीज जो मैंने आपको बताया अभी कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये डीएनटीपीज का पॉलीमराइजेशन करके कौन सी 3' पर जो किसी भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो इसके पास 5' एंड होता है, 3' एंड होता है। 5' एंड की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3' एंड की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो डीएनए जो पॉलीमरेज जो होता है ये किसी भी डबल स्ट्रैंड के या फिर प्राइमर डिपेंडेंट होता है, प्राइमर डिपेंडेंट होता है। प्राइमर डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि प्राइमर जैसे ही हमारे पास इस डीएनए के ऊपर प्राइमेज एंजाइम के थ्रू अगर बाइंड करता है तो डीएनए पॉलीमरेज फिर स्पेसिफिक होता है बाइंडिंग के, बिकॉज क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंसी शो करता है प्राइमर के। और ये जो 3' ग्रुप होता है हमारे पास प्राइमर का, ये स्पेसिफिक होता है फॉर रिएक्शन करने के लिए किससे, डीएनए पॉलीमरेज से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में ये स्पेसिफिक रोल प्ले करता है फॉर पॉलीमराइजेशन के लिए ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स के। तो मैंने आपको सारी बेसिक केमिस्ट्री बताई कि क्या होता है। प्राइमर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है इस टेम्पलेट के, एंड देन प्राइमर मस्ट हैव द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मैंने आपको बताया, और ये जो मेन प्रॉपर्टी शो करता है, और यही से हमारे पास डीएनए का पॉलीमराइजेशन एक्सटेंड होता है। और ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन कौन करता है, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज करता है। अब अगर मैं बात करूं आपको जो मैंने अभी बताया आपको जो 3' ग्रुप है ये मेन प्रॉपर्टी शो करता है। तो 3' में क्या होता है, ये OH ग्रुप जो होता है, जो भी हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स के पास में बेस प्रेजेंट होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, बिकॉज इसमें यूरेसिल एब्सेंट होता है, किसमें, डीएनए में। तो जैसे हमारे पास ये डीएनटीपीस है, ये डीएनटीपीस के पास में 3 फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो 2' साइट होती है हमारे पास इस डीएनए की बेस शुगर की, तो इस शुगर के पास 2' साइट पर ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसी हाइड्रोजन के थ्रू ही डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनटीपीस का एडिशन करवाता है, और एडिशन के कारण ही हमारे पास पॉलीमराइजेशन होता है, और आगे जो होती है डीएनए का पॉलीमराइजेशन होकर एक्सटेंडिंग होती है हमारे पास 3' ग्रुप की। तो अगर हम देखें इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इसके पास में 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट। अल्फा फॉस्फेट जो होता है मेन रोल प्ले करता है किसमें, एडिशन में, बिकॉज जो OH ग्रुप मैंने आपको बताया, इस OH ग्रुप से जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज इस OH ग्रुप पर अटैक करता है, और जैसे ही OH ग्रुप पर अटैक करता है तो O और H के बीच की एफिनिटी जो होती है लॉस हो जाती है। जैसे ही हमारे पास O और H के बीच की एफिनिटी लॉस होती है तो O अकेला प्रेजेंट हो जाता है। तो O अकेला होने के कारण 3' साइड पर 3' एंड पर O अकेला होता है। अब ऑक्सीजन अकेला होने के कारण इसके ऊपर एक माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम अगर इसको केमिस्ट्री के थ्रू अगर समझे तो ऑक्सीजन जब अकेला है तो ये माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, इसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने का काम करता है। अब इसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, ये O पर ये O न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो किसके ऊपर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये किसके ऊपर शो करता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये अल्फा फॉस्फेट पर। अल्फा फॉस्फेट पर जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है तो ये जो बीटा और गामा फॉस्फेट ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बीटा और गामा फॉस्फेट। सेपरेट होने के बाद में अल्फा फॉस्फेट बचता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ये सेपरेट होने के बाद में इससे एडिशन शो कराता है। ये OH जो होता है ये किसका, 3' एंड का प्राइमर का, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अल्फा फॉस्फेट से बाइंडिंग शो कराता है, और बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होते जाता है और एक्सटेंडिंग होते जाती है। तो मैंने आपको एक बेसिक सारी चीजें समझा दी। अभी जो भी मैकेनिज्म है, जो भी मैंने आपको बताया, और O और H के बीच की एफिनिटी कम हो रही है, सारी मैकेनिज्म डीएनए पॉलीमरेज की एक
स्पेसिफिसिटी है, मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म को हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो डीएनए सिंथेसिस की अगर एक्सटेंडिंग की हम बात करें, थ्योरेटिकल अगर मैं समझाऊं, तो ये टू टाइप्स की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है। अब इस SN2 रिएक्शंस में मैंने आपको बताया है कि इस अल्फा फॉस्फेट पर OH ग्रुप क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में अल्फा फॉस्फेट जो होता है इस OH ग्रुप किसका, ये प्राइमर का OH ग्रुप है। प्राइमर का OH ग्रुप में आपको अगर कभी बेसिक अच्छे से इस तो ये हमारे पास डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंड सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंड में चलेगा। सिंगल स्ट्रैंड पर एक प्राइमेस एंजाइम की थ्रू यहाँ पर प्राइमर लगता है। अब ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर के पास में 2 एंड प्रेजेंट होते हैं। एक 5 डैश एंड जो कि फॉस्फोराइल एक एंड होता है, और एक प्रेजेंट होता है 3 डैश एंड, 3 डैश एंड जिसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हमारे पास जैसे ही प्राइमर आकर बाइंड होता है तो डीएनए पॉलीमरेज आता है। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट जो होती है इस OH के स्पेसिफिक होती है। और ये OH क्या करता है, ये O और H के बीच की एफिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। सॉरी। अब जैसे ही हमारे पास O और H के बीच की एफिनिटी कम होती है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, देन O पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है। O पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होने के बाद में ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं हमारे पास DNTPs, ये DNTPs के ऊपर 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट। तो ये अल्फा फॉस्फेट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। ये शुगर बोल रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेस, और ये शुगर के ऊपर ये H यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर O एब्सेंट है। तो अल्फा फॉस्फेट पर जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है 3 डैश एंड का प्राइमर का O ऑक्सीजन, तो बीटा और गामा फॉस्फेट जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं। बीटा गामा फॉस्फेट अलग होने के बाद में अल्फा फॉस्फेट से बाइंड हो जाता है हमारे पास 3 डैश एंड का ऑक्सीजन, एंड ये जो भी 3 डैश एंड का एक्सटेंडिंग कराता है। अब बात करें बीटा गामा फॉस्फेट की, तो बीटा गामा फॉस्फेट जो होता है ये सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद में कुछ एनर्जी रिलीज करता है, इस एनर्जी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन हमारे पास SN2 रिएक्शन कहलाती है। SN2 रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री की एक रिएक्शन है जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बारे में सारी चीजें बताई है। तो आप इस चीज को पढ़ना। तो बेसिकली मैंने जो भी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है ये आप मैं इसको इस थ्रू समझाऊंगा कि जैसे ही हमारे पास इस प्राइमर अटैच होता है, ये टेम्पलेट है हमारे पास डीएनए का। अब डीएनए का टेम्पलेट से जैसे ही हमारे पास प्राइमर अटैच होता है तो प्राइमर का ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है। अब ये 3 डैश एंड का OH ग्रुप जो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड से होता है उस पर, इसके फॉस्फेट पर, सॉरी अल्फा फॉस्फेट पर। ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब ये अल्फा फॉस्फेट पर जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा तो बीटा और गामा फॉस्फेट ये रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होने के बाद में 2 फॉस्फेट के रूप में सेपरेट हो जाएंगे। 2 फॉस्फेट के रूप में सेपरेट होने के बाद में एनर्जी भी कुछ रिलीज करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं तो यह एडिशन होकर क्या करता है, 3 डैश एंड एक्सटेंडिंग करता है। वैसे ही अब यहाँ पर जो 3 डैश एंड OH ग्रुप प्रेजेंट था, अभी ये अगले न्यूक्लियोटाइड्स का OH ग्रुप जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक्सटेंडिंग होती है, और ये जो भी रिएक्शन कॉज करा रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज करा रहा है। तो मैंने आपको बताया फर्स्टली मैं अगर आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले के थ्रू अगर समझाऊँ आपको इस प्रोसेस को, तो फर्स्टली जो भी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज का XMP होते हैं, मतलब जो भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन के बाद में 2 फॉस्फेट हमारे पास रिमूव होते हैं। एंड 2 फॉस्फेट जो रिमूव, और ये रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी मिलती है हमको, -3.5 KCl, मतलब डेल जी हमारे पास माइनस में, मतलब ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, ओनली एनर्जी हमको मिल रही है। तो 3.5 KCl पर मोल की एनर्जी हमको मिलती है। एंड अगर 2 फॉस्फेट का अगर रिमूवल होता है तो वापस हमको -7 KCl पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। और डेल जी माइनस में मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना।
अब अगर हम पॉलीमरेज की मैकेनिज्म की बात करें तो पॉलीमरेज की मैकेनिज्म कैसे हम बताएंगे। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डीएनए जो होता है ये इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है फॉर द डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए, क्योंकि इसके कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के थ्रू ही ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन कॉज कराता है। और ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन जो एटी और जीसी बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एडिनिन को हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू और ग्वानिन को हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बाइंडिंग कराने का काम करता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटसन बेस पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की सारी मैकेनिज्म आज हम इस लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो एडिनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन जो भी बाइंड करवा रहा है, यह बाइंडिंग के लिए कौन सी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती है और ये स्पेसिफिसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम बात करें द करेक्ट बेस पेयरिंग की, तो 3' OH ग्रुप जो होता है ये ओनली करेक्ट डीएनटीपीस के ऊपर ही अटैक करे, इसके लिए एक ऑप्टिमम पोजीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये ऑप्टिमम पोजीशन जो होती है ये कैटालाइसिस करने के लिए का मेन रीजन प्रोवाइड करती है। और जैसे अगर कभी हमारे पास इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है डीएनए की वजह से, कभी कभी क्या होता है डीएनए भी इनकरेक्ट बेस पेयर को अटैचमेंट कर देता है, और ये 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁷ जो इसकी गलती, मतलब अगर कभी ये कोई मिस्टेक कर रहा है तो 10⁻⁷ न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन के बाद में एक मिस्टेक को शो करता है। तो इसकी कैटालाइसिस की प्रॉपर्टी अगर कभी इनकरेक्ट बेस पेयरिंग कर देता है ये, तो जो इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है ये लोअर रेट से शो होती है, मतलब इसकी रेट जो होती है लोअर हो जाती है। एंड इसकी एफिनिटी भी जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उससे कम हो जाती है। और एफिनिटी कम होने के बाद में क्या होता है, इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है किससे, इसके रिपेयर मैकेनिज्म से। रिपेयर मैकेनिज्म से एफिनिटी बढ़ने के बाद ये पहले रिपेयरिंग करवाता है, और रिपेयरिंग के बाद में फिर इसके बाद में वापस की एफिनिटी जो पॉलीमराइजेशन के लिए बढ़ जाती है। तो आपको ये सारी चीजें तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें इसकी जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग की, तो प्रूफ रीडिंग के अगर मैं आपको बात करूं तो मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। बिकॉज क्या होता है कि हमारे सेल्स में बिकॉज क्या होता है हमारे सेल में बहुत से आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। बट आरएनए की एक स्पेसिफिसिटी होती है, इसकी शुगर पर 2' साइड पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके डीएनए में जो शुगर होती है हमारे पास, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर और ये कौन सी होती है, राइबोस शुगर। जो डीएनए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है इस 2' साइड पर हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने के। और ये हाइड्रोजन का रिकॉग्नाइजेशन किसके थ्रू करता है, 2 एमिनो एसिड के थ्रू करता है। जैसे ही ये 2 एमिनो एसिड इस हाइड्रोजन ग्रुप के को रिकॉग्नाइज करके इससे मेचली बाइंड कर जाते हैं, देन यहाँ पर डीएनए का एडिशन होता है, डीएनए का एक्सटेंडिंग होता है। अब ये 2 कौन से एमिनो एसिड है, ये हमारे पास ग्लूटामेट और एलानिन, 2 एमिनो एसिड्स जो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, ये रिकॉग्नाइज करते हैं डीऑक्सी जो भी हमारे पास डीएनटीपीस होते हैं उसके 2' शुगर के 2' साइड पर जो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन ग्रुप को। और जैसे ही इसका रिकॉग्नाइजेशन होता है देन डीएनए से इसका डीएनटीपीस जाकर बाइंड करते हैं और इसकी एक्सटेंडिंग होती है। और इस एक्सटेंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही हमारे पास अगर कभी इस ग्लूटामेट या फिर एलानिन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है, तो ये डीएनए और आरएनए के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, और ये क्या करती है, गलत आरएनटीपीस को भी एडिशन कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। और इस जो भी हमारे पास ये डीएनए की एमिनो एसिड के थ्रू, डीएनए पॉलीमराइजेशन के एमिनो एसिड के थ्रू हाइड्रोजन जो कि 2' साइड पर प्रेजेंट है शुगर के, उसको रिकॉग्नाइजेशन करने की कैपेबिलिटी होना, इसकी क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी।
डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी होती है। तो मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो जैसे ही हमारे पास इस OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप हमारा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई अभी आगे, कि 3' प्राइमर का जो OH ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है अल्फा फॉस्फेट पर, जो भी इनकमिंग DNTPs होते हैं, ये अल्फा फॉस्फेट पर शो कर रहा है। तो ये अल्फा फॉस्फेट पर शो करने कैसे करता है, क्योंकि इसके जो शुगर बॉन्ड होती है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है इसको रिकॉग्नाइज करता है हमारे पास DNA पॉलीमरेज, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये किसकी हेल्प से रिकॉग्नाइज करता है, 2 अमीनो एसिड की, ग्लूटामेट और एलानिन। जैसे ही इसने हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज किया तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा अल्फा फॉस्फेट पर, एंड आफ्टर एडिशन शो करेगा, और एडिशन के बाद में एक्सटेंडिंग होगी। अगर कभी इसके 2' साइट्स पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो 2' साइट पर जैसे ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, DNA पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाने के कारण जो अल्फा फॉस्फेट हमारे पास रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो DNA पॉलीमरेज इस H और OH के बीच की एफिनिटी को लॉस नहीं कर पाएगा। मैंने आपको आगे बताया कि DNA पॉलीमरेज का एक मेन फंक्शन होता है कि ये जो 3' प्राइमर के 3' एंड जो है इस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस OH ग्रुप के O और H के बीच की एफिनिटी को लॉस कराने का काम DNA पॉलीमरेज का है। और DNA पॉलीमरेज का और एक काम है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं उनकी शुगर के 2' साइट पर अगर कभी ऑक्सीजन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एंड अगर कभी इसके ओनली हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में DNA पॉलीमरेज की एक जो भी इस H और OH के बीच की एफिनिटी को कम करने की कैपेबिलिटी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एंड स्टिमुलेट होने के बाद H और OH के बीच की एफिनिटी कम हो जाती है। जैसे कि H के OH की बीच की एफिनिटी कम होती है, ऑक्सीजन जो होता है ये अल्फा फॉस्फेट जो कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उस पर अटैक शो करता है, और अटैक शो करने के बाद में एडिशन होता है हमारे पास 3' एंड का इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड से। अगर कभी यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता DNA इस OH ग्रुप को, तो ये क्या करता है, ये इसकी एफिनिटी को कम नहीं कर पाएगा। इसकी एफिनिटी कम करने, जो लॉस करने वाली कैपेबिलिटी थी DNA पॉलीमरेज की, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, और एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो OH ग्रुप जो होता है ये स्पेसिफिकली बाइंडेड होगा ईच अदर, ये खुद से स्पेसिफिकली बाइंड होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा तो एडिशन नहीं हो पाएगा। अब अगर कभी मैं आपको बात करूं जो इसकी वाली मैकेनिज्म है बाइंडिंग की, जो भी एफिनिटी को कम करने वाली, तो क्या होता है कि DNA पॉलीमरेज के पास में 2 मेटल्स प्रेजेंट होती है, 2 मेटल्स प्रेजेंट होती है। अब ये 2 मेटल्स का काम क्या है, 2 मेटल कौन कौन सी, मैग्नीशियम और जिंक Zn। ये 2 मेटल्स क्या होती है, फर्स्ट मेटल क्या करती है, DNA पॉलीमरेज जैसे ही हमारे पास इस OHO जो भी हमारे पास शुगर का, मैं आपको अच्छे से रखते थे, ये हमारे पास DNA पॉलीमरेज है। अब DNA पॉलीमरेज जो होता है इसके पास में 2 एक्टिव साइट्स होती है। फर्स्टली क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, शुगर को, किसके, इनकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड की शुगर को रिकॉग्नाइज करता है, किसको, हाइड्रोजन ग्रुप को, बाय द हेल्प ऑफ 2 एमिनो एसिड। 2 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, एलानिन एंड ग्लूटामेट। अब जैसे ही हमारे पास ये रिकॉग्नाइज हो जाता है तो ये क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, इसकी जो एक्टिविटी होती है हमारे पास, ये एक्टिविटी कौन सी होती है, मेटल आयन एक्टिविटी। अब मेटल आयन एक्टिविटी क्या है, इसके पास में 2 मेटल्स होती है, एक मैग्नीशियम और एक जिंक। अब मैग्नीशियम और जिंक क्या करते हैं, फर्स्टली जैसे ही हमारे पास मेटल आयन की एक्टिविटी एक्टिवेट होती है तो मैग्नीशियम क्या करता है, जो भी हमारे पास ये जो 5' एंड और 3' एंड हमारे पास DNA का प्राइमर है, इस 3' एंड पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये OH ग्रुप में से इस O और H की एफिनिटी को लॉस कराता है।
लॉस करा दिया। लॉस कराने के बाद में ऑक्सीजन ओनली अकेला नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे कि मैं एक सिंपल अगर कभी इसका डायग्राम बनाऊं, इस इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स पर ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है। अब ट्राइफॉस्फेट पर एक जो फॉस्फेट प्रेजेंट है इसको हम बोल रहे हैं अल्फा फॉस्फेट, ये हो रहा बीटा और ये गामा फॉस्फेट। तो ये जो ऑक्सीजन का 3D चेन का जो ऑक्सीजन है ये अल्फा फॉस्फेट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद में बीटा और गामा फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं और अल्फा फॉस्फेट से 3D चेन बाइंड हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास एक्सटेंडिंग होती है। अब एक्सटेंडिंग हो जाती है। अब जो हमारे पास बीटा और गामा फॉस्फेट रिलीज हुए हैं, अब ये बीटा और गामा फॉस्फेट इसकी पॉलीमराइजेशन, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो एक्टिविटी है, इसको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हमारे पास जो सेकेंड मेटल है, सेकेंड मेटल, अब मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है ये कोई भी चार्ज रेसिड्यू किसी भी रिएक्शंस को फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए जो सेकेंड मेटल होती है, ये सेकेंड मेटल क्या करती है, इन दोनों के चार्ज बीटा और गामा फॉस्फेट जो रिलीज हुए हैं, इन रिलीज हुए फॉस्फेट्स के नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज करती है। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद में ये किसी भी रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उसकी स्पेसिफिसिटी को फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों मेटल जो होती है, ये दोनों मेटल डीएनए पॉलीमरेज की एक स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो इसकी मैकेनिज्म, जैसे भी मैकेनिज्म कैसे शो होती है, मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है ना। तो जो मेटल्स आयन हमारे पास है, मेटल्स आयंस के पास में ग्रुप होते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक ग्रुप जो होते हैं, ये एस्पार्टिक ग्रुप जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, एक्टिविटी को शो करते हैं, है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज की, अगर जो भी मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कैसे शो होती है, कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एक मेन एंजाइम की तरह वर्क करता है। और ये क्यों करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ओनली डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए पॉलीमरेज कैसे अपनी रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म को शो करता है, इसमें और कौन कौन सी मेटल्स वगैरह या फिर कौन सी प्रोसेस को ये SN2 रिएक्शंस को कैसे प्रोसीड करता है और कैसे पॉलीमराइजेशन कराता है, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। और इसकी एक्टिव साइट्स के बारे में बहुत सी चीजों के बारे में आज आपको बताया। फिर भी अपन एक चीज की अगर बात कर ले तो डीएनए पॉलीमरेज की अगर मैकेनिज्म तो हमने पढ़ ली। अब मैकेनिज्म के बाद अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज को अगर हम किसी हैंड से, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की अगर तुलना अगर हम करें हैंड से, हैंड और थंब से, तो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली हम हैंड के, जो भी हैंड का पाम रीजन है, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को अगर इसकी तुलना करें हम किससे, हैंड से, तो हैंड का जो पाम रीजन है, पाम रीजन क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट को बताता है। एक्टिव साइट है मतलब एक्टिव साइट कौन सी, कैटालाइटिक साइट, जो कि सारी प्रोसेस कर रहा था मेटल साइंस के थ्रू, जो मैंने आपको सारी बताई। और जो इसके वाले फिंगर रीजन की अगर हम बात करें तो फिंगर रीजन जो होता है ये टेम्पलेट रीजन को बाइंड करना या फिर इसको स्टेबल रखना फॉर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करने के लिए, किसके, डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को स्पेसिफिकली पॉलीमराइजेशन के लिए बाइंड करके रखना टेम्पलेट को और उसको स्थिर करके रखना। और जो भी बाइंडिंग होती है 90 डिग्री के एंगल पर होती है ना। तो 90 डिग्री के एंगल पर टेम्पलेट को बाइंड करके रखना फिंगर डोमेन का काम होता है। और ये किसका पार्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज का, है ना। कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है स्पेसिफिकली फिर जिसकी पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को कर पाए। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ही बहुत से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने तो इसकी मैकेनिज्म आज आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो अगले लेक्चर में मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज के पार्ट्स की बात करूंगा कि डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है,
उसके अंदर कैसे स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं, क्लैंप लोडर होता है जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो ये सारी मैकेनिज्म को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपकी बात करूँ थंब रीजन की, तो थंब रीजन जो होता है टेम्पलेट रीजन को बाइंड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है। और जो इसकी कैटालाइटिक साइट होती है हमारे पास, ये पाम रीजन जो होता है कैटालाइटिक साइट को शो करता है। पाम रीजन जो होता है कैटालाइटिक साइट को शो करता है। और जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है इसके वाली, अगर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में मैंने आपको सारी चीजें बताई कि इसमें मेटल्स आए, जो मेटल्स मैग्नीशियम और जिंक जो होता है एक ऐसी रिएक्शन को मैकेनिज्म को शो कराता है। अगर मैंने आपको ये चीज अभी रिपीट करी थी कि डीएनए पॉलीमरेज होता है 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन के बाद में 1 मिस्टेक शो करता है। अब 1 मिस्टेक की बात करें तो जैसे ही हमारे पास मिस्टेक होती है तो इसकी जो एफिनिटी होती है पाम रीजन से ये बहुत कम हो जाती है, और कम होने के बाद में इसका जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन है ये एडिशन बहुत कम होता है। और कम होने के कारण क्या होता है, ये 90 डिग्री का रोटेशन शो करती है। 90 डिग्री का रोटेशन शो कराता है कौन, फिंगर डोमेन। और 90 डिग्री के रोटेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये इसकी रिपेयरिंग प्रॉपर्टी होती है पाम रीजन के पास में, यहाँ पर जो कॉर्नर पर, इस पाम रीजन के कॉर्नर पर रिपेयरिंग एक्टिविटी होती है। और रिपेयरिंग एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जो भी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जो बाइंड हुआ है इसको मतलब रिपेयर करना या फिर रिमूव करना। तो ये ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कराता है। कौन कराता है, ये डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। डीएनए पॉलीमरेज के बाद में 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 3 से 5। अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करें तो डीएनए पॉलीमराइजेशन 5 to 3 पॉलीमराइजेशन का काम करता है ना, 5 से 3 की ओर पॉलीमराइजेशन करता है। और रिपेयर की एक्टिविटी की बात करें तो 3 to 5 रिपेयर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास में। तो क्या होता है, जैसे ही इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है तो इसकी एफिनिटी पाम रीजन की कैटालाइटिक साइट से बहुत कम हो जाती है, और इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है रिपेयर साइट जो कि एक्सोन्यूक्लियर साइट से उससे। और जैसे ही हमारे पास रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग होने के बाद में इसकी एफिनिटी जो होती है फ्लक्चुएट हो जाती है। मतलब जैसे ही पहले थी इसकी एफिनिटी पाम रीजन से कैटालाइटिक साइट से, उससे बढ़ जाती है। और फिर आफ्टर जो होता है प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और ये पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन फॉर्म होती है, और ये चेन जो होती है डीएनए का फॉर्मेशन कराती है। किसका, डीएनए का। तो आप सारी बेसिक चीजें मैंने समझा दी आपको, इसकी सारी मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज की सारी एक्टिविटी और इसकी मैकेनिज्म के बारे में समझाया। और हम इसके पार्ट्स के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या वर्क होता है। तो ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं बहुत से और वीडियोस को बना पाऊँ और आपको और बहुत से टॉपिक्स को और अच्छे से समझा पाऊँ। बिकॉज क्या है कि मैं वो किताबी लैंग्वेज नहीं समझाता हूँ, अपने पर्सनल लैंग्वेज से मैं आपको हर टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं और आगे वीडियोस को बना पाऊँ। तो थैंक यू।